10 नवंबर को दिल्ली में आतंकवादी हमले के बाद से हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है। एक ऐसा उच्च शैक्षणिक संस्थान जहां से लोगों के लिए भगवान या खुदा कहे जाने वाले डॉक्टर तैयार होते। उसी संस्थान में कई डॉक्टर लोगों की मौत का सामान जुटाते रहे, लोगों की मौत की साजिश रचते रहे। दिल्ली में लाल किले के पास कार में आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था। फरीदाबाद से जो भारी विस्फोटक बरामद हुए वो डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से मिले। डॉक्टर मुजम्मिल भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। उसकी गर्लफ्रेंड और लखनऊ से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर शाहिद अल फलाह में पढ़ाती थी और जैश ए मोहम्मद की महिला आतंकी विंग की भारत में हेड थी। सरकार, प्रशासन और खुफिया एजेंसियों की नाक के नीचे अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये डॉक्टर दिल्ली समेत देश भर को दहलाने की साजिश रचते रहे। असलहा, विस्फोटक इकट्ठा किया गया, यहां तक कि अंजाम भी दे दिया गया और समय रहते भनक भी नहीं लगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी क्या आतंक की नई फैक्ट्री? विदेशों से आ रहे हैं डॉलर, देश विरोधी साजिश भयंकर, कट्टरपंथियों का सेफ हेवन, पल रहे हैं देश के दुश्मन। 10 नवंबर को दिल्ली में बड़ा धमाका, अल फलाह से मिल रहे आतंकी आका। दिल्ली धमाका पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है। शुरुआती जांच में इसका खुलासा हो चुका है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस पूरी आतंकी साजिश का केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस निकला। ये यूनिवर्सिटी जो 1997 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में शुरू हुई, अब आतंक की फैक्ट्री के रूप में चर्चा में है। डॉक्टरों और लैब टेक्नीशियनों की कट्टरपंथी सोच अब यूनिवर्सिटी के माहौल पर सवाल उठा रही है। पूछ रही है, क्या यूनिवर्सिटी शिक्षा के नाम पर जिहादी नेटवर्क को पनाह दे रही थी? क्यों कश्मीर और दूसरे राज्यों के कट्टरपंथी यूनिवर्सिटी को सेफ मान रहे थे? कैसे आतंकी यूनिवर्सिटी में रहकर साजिश करते रहे और खबर तक नहीं लगी? यूनिवर्सिटी की फॉरेन फंडिंग के पीछे क्या कट्टरपंथ और आतंक को बढ़ाना है? दिल्ली में ब्लास्ट के बाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में आ गई है। क्या यूनिवर्सिटी शिक्षा के नाम पर जिहादी नेटवर्क को पनाह दे रही थी? इसके साथ साथ में और भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों कश्मीर और दूसरे राज्यों के कट्टरपंथी यूनिवर्सिटी को सेफ मान रहे थे? कैसे आतंकी यूनिवर्सिटी में रहकर साजिश करते रहे और भनक तक नहीं लगी? यूनिवर्सिटी की फॉरेन फंडिंग के पीछे क्या कट्टरपंथ और आतंक को बढ़ाना है? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी में इस वक्त ईडी की कार्रवाई हो रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में बाकी एजेंसीज भी पहुंची हुई हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी भेजा गया है। क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी में अब भी ऐसे ट्रेसेस हैं एम्यूनिशन के जिनका पता नहीं? क्या शिक्षा के इस संस्थान की नाक के नीचे हथियार और लोगों की मौत का सामान बटोरा जा रहा था, जानते हुए भी क्या उसे अनजान किया जा रहा था? या फिर जो यहाँ पर इस संस्थान को संभालने वाले लोग हैं उनको इस बारे में पता नहीं था? लेकिन कुछ भी हो, अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ तो ऐसा हो रहा था जो देश के लिए ठीक नहीं था। यहाँ पर डॉक्टर नहीं तैयार हो रहे थे। अब तक मिले सबूतों के आधार पर यह इशारा जरूर मिलता है कि यहाँ पर टेररिस्ट जरूर मौजूद थे। सभी नहीं हो सकते, ये बात भी सही है, लेकिन जो इन लोगों की हरकतों का असर अल फलाह यूनिवर्सिटी पर पड़ा है और जो कुछ भी जब्ती वहां से हुई है वो इशारा इस बात का देती है कि इस यूनिवर्सिटी को फिलहाल कुछ टेररिस्ट ने अपनी पनाहगाह जरूर बना के रखा हुआ था। अब जांच के बाद बहुत कुछ पता जरूर चलेगा। हालांकि यूनिवर्सिटी कह रही है पूरा सहयोग करेगी, लेकिन फिर भी अल फलाह में क्या कुछ है वो आप देख रहे हैं। फरीदाबाद के धौज गांव में करीब 76 एकड़ में फैली हुई, जो चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित है। ट्रस्ट के चेयरमैन और यूनिवर्सिटी के चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी हैं, जिनका जामिया मिलिया इस्लामिया से पुराना कनेक्शन है। 1997 में इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में शुरू हुई ये संस्था 2014 में हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी बनी। नाक से ए ग्रेड और यूजीसी मान्यता प्राप्त है। यह अल्पसंख्यक संस्थान है जहां 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित हैं। यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज आतंकियों की वजह से चर्चा में है। अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज 2019 में शुरू हुआ, जिसमें MBBS और PG कोर्स हैं।
650 बेड का फ्री हॉस्पिटल भी है। लेकिन आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 40% छात्र और डॉक्टर कश्मीरी हैं। कश्मीर से आए डॉक्टर्स को यहाँ सस्ते में हायर किया गया। सूत्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी को अरब देशों से फॉरेन फंडिंग मिलती है। अरब देशों के प्रतिनिधि हर साल कैंपस विजिट करते हैं। अब तक की जांच ने अल फलाह को व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम का हब साबित किया। यहाँ के डॉक्टरों ने अपनी प्रोफेशनल कवर का इस्तेमाल कर रेडिकल प्रोपेगेंडा फैलाया, हथियार बांटे और बम विस्फोट किया। यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, I-20 कार बम का ड्राइवर, जैशे मोहम्मद हेडलर से संपर्क। 2021 में ज्वाइन किया। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, यूनिवर्सिटी में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट और RDX स्टोर किया। रूम नंबर 13 में बैठकर साजिश और प्लानिंग। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 30 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। डॉक्टर शाहीन सईद, यूनिवर्सिटी के छात्रों को गाइड करने की भूमिका, पेशे से डॉक्टर। जैशे मोहम्मद की जमात उल मोमिनात मेंबर, हथियार वितरण और रिक्रूटमेंट में रोल। लखनऊ में अयोध्या राम मंदिर से जुड़े लोगों से मिली, ठिकाने से AK-47 बरामद। डॉक्टर निसार उल हसन, मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, 2023 में जम्मू कश्मीर गवर्नर द्वारा टेरर लिंक्स पर बर्खास्त। टेरर लिंक पर बर्खास्तगी के बाद अल फलाह में हायर। चांदनी चौक के पास ब्लास्ट के बाद फरार है। इसके अलावा 4 लैब टेक्नीशियंस जो केमिकल लैब स्टाफ में काम करते थे, इनके पास से IED कंपोनेंट्स, टाइमर्स, वॉकी टॉकी बरामद। अमोनियम नाइट्रेट और बाकी सामानों की सप्लाई। इतने नाम यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाने के लिए काफी हैं, लेकिन इसके बाद और भी ऐसे सामान मिले जो साजिश यूनिवर्सिटी में रची गई इसको बार बार दिखा रहे हैं। जैसे डायरी और नोटबुक से 2 साल पुरानी साजिश का खुलासा हुआ है। 25-30 नामों की लिस्ट, कोडेड मैसेज और 8 से 12 नवंबर के बीच हमलों का प्लान। कैंपस मस्जिद का इमाम मोहम्मद इस्ताक भी हिरासत में लिया गया। 3 कारें, स्विफ्ट डिजायर, ब्रेजा का यूनिवर्सिटी से कनेक्शन सामने आ रहा है। सिल्वर कलर की ब्रेजा तो कैंपस में ही पार्क थी। अब लोग इसे आतंक का नेस्ट कह रहे हैं। इस पूरी आतंकी कहानी में सबसे बड़ा नाम आता है जावेद सिद्दीकी का। चांसलर जावेद अहमद सिद्दीकी, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं। उनका नाम साल 2000 की एक FIR में आया था। इंदौर में इन्वेस्टमेंट स्कीम फ्रॉड के लिए उसे जेल हुई। वो अल फलाह ग्रुप ऑफ कंपनीज के MD हैं, जिसमें 9 फर्में हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेशी फंडिंग के जरिए यूनिवर्सिटी कैंपस में रेडिकल एक्टिविटीज फंड हुई। हालांकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भूपिंदर कौर आनंद ने स्टेटमेंट जारी कर किसी आतंकी कनेक्शन से इनकार किया है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी का आरोपियों से कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल, कोई केमिकल स्टोर नहीं है। लेकिन जांच में यूनिवर्सिटी पर शक गहराता जा रहा है। NIA ने यूनिवर्सिटी से आतंकी कनेक्शन पर जवाब मांग लिया है। ऐसे में सवाल यही है कि सरकार और पुलिस की नाक के नीचे साजिशें चलती रहीं और किसी को भनक तक नहीं। यूनिवर्सिटी की पूरी सच्चाई NIA जांच में सामने आ जाएगी। लेकिन क्या इस तरह की यूनिवर्सिटीज को लाइसेंस मिलना चाहिए? और क्या इनकी फंडिंग की पूरी और सच्ची जांच नहीं होनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बात कर लेते हैं इस कहानी के बाद, इस रिपोर्ट के बाद जो ओवरऑल पिक्चर आपके सामने रख रही थी देश का सवाल में, वो कौन से सवाल हैं जो शायद सभी देशवासियों के दिमाग में उठ रहे होंगे। फिलहाल जो जानकारियां सामने आ रही है, पहला सवाल, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी क्या आतंक का अड्डा बन चुकी है? हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन सवाल तो है अपनी जगह। दूसरा सवाल, क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द नहीं कर देनी चाहिए? तीसरा सवाल, हरियाणा में क्या और भी ऐसे संस्थान पनप रहे हैं जिन पर अभी भी नजर नहीं है? चौथा सवाल, सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे आतंकियों का ठिकाना आखिर कैसे बन गया? इतनी बड़ी तैयारी हो कैसे गई? और आखिरी, हरियाणा पुलिस और खुफिया एजेंसियों को इन इरादों की भनक क्यों नहीं लगी? हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। रणबीर शर्मा हमारे साथ, फॉर्मर IG हरियाणा पुलिस, जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है रणबीर जी आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल और सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में। और साथ में वेदभूषण शर्मा, फॉर्मर ACP दिल्ली पुलिस, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रणबीर जी, आपके साथ तो हमारा डिस्कशन पहले भी हुआ है इस सारे मुद्दे पर। वेद सर भी हमें आप लगातार दिखाई देते हैं, लेकिन मैं पहला सवाल की शुरुआत अभी मेजर जनरल सुधाकर जी आपके जरिए करना चाहूँगा।
मेजर जनरल सुधाकर जी, कारगिल से लेकर अब तक आपने एक बड़ा दौर, बड़ा वक्त एम्यूनिशन के बीच में गुजारा है। हम सब ये जानते हैं कि ये अमोनियम नाइट्रेट या एनपीके जिसकी हम बात करते हैं, नाइट्रोजन या पोटेशियम, ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं ये खेती के भी काम आती हैं, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए इसका एक रिफाइंड फॉर्म होना ज़रूरी है। अब तक जो लिस्ट आ रही है, मैं कैलकुलेट कर रहा था, मुझे जो भी मिल रहे हैं, हापुड़ में डॉक्टर यूसुफ, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, ये लिस्ट है जिसमें अब तक 8 से 9 डॉक्टर सामने आ चुके हैं। दैट मीन्स ये डॉक्टर बनने के लिए आपको केमिस्ट्री की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज कम से कम आप मेडिसिन का कॉम्बिनेशन नहीं समझ सकते। क्या यही जानकारी इस्तेमाल की गई है इस दौरान, और क्या इतना बड़ा एम्यूनिशन का डंप दिल्ली को एक बड़े बॉम्ब शेल में तब्दील कर रहा था? मेजर जनरल सुधाकर जी, जितने पॉइंट आपको समझ में आ रहे हो, शुरुआत करें, मैं समझना चाहूंगा आपके जरिए। राजीव, सबसे पहले तहे दिल से आपको प्रणाम, सर, नमस्कार। आप आए, इतने सीनियर, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, आपका नाम जब सुनता हूँ पता नहीं, कुछ है आपका दिल सर, में और दिमाग में, कुछ मैग्नेट जैसा है, वो आकर्षित करता है, क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं। तो मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। जो सवाल आपने यहाँ पे पेश किया है, सवाल के जवाब में मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही जवाब आपकी सवाल के अंदर छुपा हुआ है। ये दिल्ली शहर नहीं, मैंने एक आर्टिकल लिखा था इंडिया सेंटिनल, जिसके चीफ एडिटर हैं जयंता भट्टाचार्य। 31 मई 2025 को एक आर्टिकल लिखा था। मुनीर, असी मुनीर का जैसे ही प्रमोशन हुआ टू ऑनररी रैंक फील्ड मार्शल, तो मैंने लिखा था ये फील्ड मार्शल ऑनररी रैंक का जो रूप और रंग है, ये बहुत अनोखा किस्म का पेश आने जा रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। तो उसमें मोटा मोटा चीज़ें मैंने हाईलाइट किया था कि ये मल्टी सिटी सीरियल ब्लास्ट की तैयारी करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनका रीजनल कैलिफेट जो जितना उन्होंने उपस्थापना किए हैं या एस्टैब्लिश किए हैं, उसको बढ़ोतरी मिलेगा। तब तक 2019 जब आर्टिकल 370 और 35 अल्फा एब्रोगेट हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद, 9 अगस्त 2019 को इनकी फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब चाइना गए थे। चाइना और पाकिस्तान मिलके एक काउंटर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट किए थे। काउंटर स्ट्रेटेजी का जो चंद एक मुद्दे हैं, वो था एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ एक था, प्रॉक्सी वॉर को रिवाइव करना था पीर पंजाल रेंज के साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज, और डोडा, किश्तवाड़, रजौरी, घूम घाम के अंदर जाना श्रीनगर के अंदर, और एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ अभी तक हल नहीं हुआ है। साथ ही ये जो ट्रेड वाला जो चक्कर था, उन्होंने एम्बार्गो कर दिया, बहुत कुछ हुए थे। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, साथ साथ 5 अगस्त 2024 को जो मसला हुआ बांग्लादेश में, ये भी एक पहलू है। बांग्लादेश में किस तरफ जमायती और बाकियों का चीज़ें रेडिकलाइजेशन फैल रहा है, ये भी एक है। मेरे स्टडी और रिसर्च के मुताबिक चंद एक पहलू हैं जिनके ऊपर वो स्ट्रेटेजाइज किए हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्योंकि वो हिंदुस्तान को एक सबक सिखाना चाह रहे हैं, और इसकी जो रैपिड ग्रोथ इन इकोनॉमिक ग्रोथ होते जा रहा है, इसको किसी भी तरह वो स्थगित करना चाहते हैं। तो उनका जो स्ट्रेटेजी है, वो उसमें बायोलॉजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर, ये जो डर्टी बॉम्ब बोलते हैं, इसको अभी तक कोई चर्चा नहीं किया है। इसके बारे में भी पाकिस्तान का परिस्थिति आज के दिन में ऐसा है, और डर्टी बॉम्ब क्या होता है इसके बारे में आप अलग से एक डिस्कशन रखिएगा। हो सकता है तो मेरे को बुलाएगा, मैं बताऊंगा किस तरह ये भी इस्तेमाल हो सकता है। फिलहाल ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तैयारी कर रहे थे। बायोलॉजिकल वॉरफेयर, उनका जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, 5 पहलू उन्होंने छांटे थे। पहला पहलू था कि जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी कि आपका हो गया लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड मीडिया, ये चारों। उसके बाद डोमेन एक्सपर्ट्स इन स्पेशलाइज्ड डोमेन्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट वगैरह वगैरह, मतलब जिन चीज़ों से हिंदुस्तान को ग्लोबल पोजीशन या ग्लोबल पावर बनने के लिए मदद करेंगे, ये सारे उनके जो लीडर्स हैं, इसके ऊपर वो टारगेट करने का विचार किए थे। और ये भी मैंने लिखा था उसमें कि जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, और जहां जहां पे हमारा इकोनॉमिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान में फार एंड फ्यू हमारे पास पोर्ट्स हैं।
और 90 to 95% हमारा जो ट्रेड है, एक्सपोर्ट है, ये मैरीटाइम सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन से होता है। और मुंद्रा और कांडला, ये जो दो पोर्ट है, ये लेटेस्ट नए स्टेट ऑफ द आर्ट अभी जो नई मुंबई में हुआ है, ये तीन अगर आप गिनेंगे, ये अभी तक फंक्शनल ऑर्डर में चल रहे हैं। सबसे मैक्सिमम परसेंटेज यहीं पे इंपोर्ट रिसीव होता है और एक्सपोर्ट यहीं से होता है। इसका टारगेटिंग इसी तरह न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहां जहां पे हैं, और बिजली के जो तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस, ग्रिड्स, मतलब जहां पे बच्चों का सिखलाई दिया जाता है, आईटी वाला जो है, ये टारगेट करना, ये इनकी नक्शा के ऊपर था। मेरे विचार के मुताबिक मैंने ये चेतावनी दिया था कि ये आने वाले समय में इनका स्ट्रेटेजी जो आम लड़ाई होती है वैसा नहीं होगी, ये एक अनोखा किस्म का होगा। बायोलॉजिकल जो था उसमें जिगर नहीं किया हूं, लेकिन अगले आर्टिकल में लिखने जा रहा हूं किस तरह मंदिर या आपका गुरुद्वारा, जहां जहां पे सेंट्रल लंगर की फैसिलिटी है, या सेंट्रल कुकिंग फैसिलिटी, या सेंट्रलाइज सप्लाई सोर्स, सेंट्रलाइज सोर्स ऑफ वाटर जहां से आपका होगा, उसको पॉइजन करने की, तालाब जिसको यूज करते हैं गांव गांव में, ये भी उनका एक प्लान्ड अफेयर में था। ये आईएसआई और आईसिस जी दोनों हाथ जी। के 3-4 उन्होंने जगह बना है रीजनल कैलिफेट, वेस्ट बंगाल, जम्मू एरिया, और उसके बाद यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और मैं तमिलनाडु। यहीं पर रुकिएगा सर, मैं यहीं पर रुकिएगा, क्योंकि मैं आपकी चीज़ों को मैं नोट कर रहा था, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। इसमें लॉन्ग टर्म का ये हिस्सा है या नहीं, मैं अगले जैसे ही आपसे सवाल पूछूंगा सर, उसको डिटेल में रखिएगा। लेकिन रणबीर सर मेरे साथ फॉर्मर आईजी हैं हरियाणा पुलिस के, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रणबीर सर, जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं, मैं पूरा ब्लैंक होकर एक कागज की तरह आपके सामने हूं सर, विदाउट एनी प्रेजुडिस। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने किया तभी ये चीजें अनर्थ हुई, लेकिन कुछ देर से किया तभी चांदनी चौक में ये चीज हमको दिखाई भी पड़ी। लेकिन रणबीर सर, 3 कारें, अब तीसरी भी कार मिल गई है अल फलाह यूनिवर्सिटी के 70 एकड़ के कैंपस में। ये आज से तो नहीं चल रहा था, ये बहुत पहले से चल रहा था, और मैं इस बारे में कोई दो राय नहीं रखता। आपको भी धौज और फतेहपुर तगा के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि आप यहां पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्या यहां पर बीट पुलिसिंग है ही नहीं, या यहां पर क्या होता रहा इतने दिनों से वो पता ही नहीं चला? फ्रैंकली सर, आपका एनालिसिस। राजीव जी, मैंने कल भी आपसे इस बारे में जिक्र किया था कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले तो वहाँ का जो कैंपस है, वो कैंपस एक इंटेलेक्चुअल लोगों का है, और जहाँ डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है, और उन डॉक्टरों के ऊपर या ऐसी यूनिवर्सिटी के ऊपर पुलिस का शक कम जाता है। लेकिन यहाँ जो पुलिस की जो चूक है, वो मैं देख रहा हूँ कि 20 अक्टूबर को जिस वक्त J&K के अंदर ये पोस्टर लगे और उसके बाद आदिल को पकड़ा गया, और आदिल ने जब सारा का सारा अल फलाह यूनिवर्सिटी का सिस्टम बताया कि वहां पे हम क्या क्या कर रहे हैं, तो वहां पे जो है ना, उन 20 दिनों के अंदर, और फरीदाबाद पुलिस को भी इसकी इतला दी गई और फरीदाबाद पुलिस को बुलाया गया, उन्होंने भी इसको इंटरोगेट किया, इंटेलिजेंस एजेंसियां भी, उनको भी बुलाया गया। तो यहाँ पे ये 2-3 जो चूक हैं, ये सबसे मतलब अहम है हम सब के लिए, कि पुलिस को यहाँ पे हर हालत से बहुत एक्टिव हो जाना चाहिए था जिस वक्त ये आदिल पकड़ा गया। और इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के चारों तरफ उनको बहुत अच्छी तरह से नाकाबंदी रखनी चाहिए थी, और नाकाबंदी के साथ साथ पेट्रोलिंग और प्लस वहां की जो सर्च ऑपरेशन है वो अगर करते तो कुछ ना कुछ उनके हाथ चला आता। दूसरी जो सबसे बड़ी बात रही है फरीदाबाद पुलिस की विशेष तौर से, कि जिस वक्त ये इंटरोगेशन हो रही थी आदिल की, और उस आदिल ने जब मुजम्मिल का नाम बताया, और मुजम्मिल को इन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद जब उसकी इंटरोगेशन हुई तो वहां भी फिर कुछ ना कुछ कमी रहेगी उसको निचोड़ने में, और उसके साथ जो उमर भी वहीं था, और इस रेड का उसने वहां पे या डर समझ लो या एक भय समझ लो, वहां से वो अपना जो भी सामान उसके पास था वो लेके निकला है। तो यहाँ की जो चेकिंग और प्लस दिल्ली पुलिस की जो चेकिंग है, वहां पे मतलब एक कम्युनिकेशन गैप रहा, और नहीं तो जब इतना असला पकड़ा जाता है, विस्फोटक सामग्री पकड़ी जाती है, तो पुलिस की एक स्टैंडर्ड ड्रिल है
कि बॉर्डर के जो जिले हैं वहां पे भी अलर्ट जारी किया जाता है, जो शायद कहीं ना कहीं चूक रही, और खासकर इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जो उनको भी देखना चाहिए था कि भाई इतनी बड़ी खेप यहाँ पे मिल रही है, बरामद हो रही है, और उसकी सर्च ऑपरेशन के तहत और साथ में पड़ोसी जो जिले हैं, खासकर दिल्ली का जो एरिया है, उसको बहुत चौकन्ना करना चाहिए था, जो शायद नहीं हो पाया। अदरवाइज तो ये सभी लोग उसी वक्त ही उमर वहां से निकल नहीं पाता, क्योंकि उमर जिस दिन आदिल पकड़ा गया है और आदिल ने मुजमिल को पकड़ाया है और इनकी जो इंटरोगेशन हुई है, उस इंटरोगेशन से ये बात क्लियर हो गई थी कि यहाँ पे कई लोग हैं और यहाँ पे हमारा विस्फोटक सामान भी है और नाजायज असला भी है। तो उसको देखते हुए मैं इस चूक को मान रहा हूं, और ये जो फरीदाबाद के लिए अब एक चैलेंज है, या तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम करें, अगर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम नहीं हो पाया तो अब डिटेक्शन बहुत जरूरी है कि सारा जो दक्षिण हरियाणा है हमारा, वो माउंटेन एरिया है, और उसको अगर देखें तो वहां पे दूसरा जिला जो साथ में नूह लगता है फरीदाबाद के साथ, इन नहीं सारे सर, को सर मैं वाकई चाहूँगा कि मेरा डिस्कशन इस बात पर फोकस ना करे कि वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, वहाँ की डेमोग्राफी क्या है, वहाँ कौन किस धर्म को मानने वाला है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि धौज का इलाका जो सस्पेक्ट बना वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। तो ये लोग ऐसे इलाकों को चुनते हैं जहाँ पर ये अपने को छुपा सके, अपनी हरकतों को छुपा सके और बाकी इनका चेहरा अलग रहे। लेकिन वेद प्रकाश सर, मुझे ये समझाइए, वेद प्रकाश सर, मेरे दर्शकों को भी समझाइए, हम इस सवाल का जवाब अपनी आपसी मीटिंग में भी नहीं ढूंढ पाए। क्या कोई जिला, क्या कोई एरिया, क्या कोई डिस्ट्रिक्ट इतनी आसानी से एपिक सेंटर बन सकता है? ये फरीदाबाद मॉड्यूल मुझे पहली बार दिखाई पड़ा, और वो भी इतनी तैयारी के साथ कि ऐसा लग रहा है जैसे ये आज से नहीं हो रहा हो, ये बहुत पहले से और तैयारी चल रही हो, और आज अनर्थ हुआ है तो क्या पूरा भी हुआ है? देखिए राजीव जी, पहले पुलिस की निगाह रहती थी मदरसों के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, और इससे पहले भी दिल्ली की बताता हूँ, दिल्ली जामिया मिलिया से जो शाहीन बाग बसा था CANRC का, जब पूरी दिल्ली के अंदर दंगे हुए, लगभग 57 लोगों की मौत हुई और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर इंजर्ड हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम इतिहास में रहा है कि वहां दंगों के जनक के रूप में देखा जाता था अलीगढ़ में, हालांकि अब पिक्चर बदल गई है। देवबंद एक बहुत बड़ा मुस्लिम कम्युनिटी का एक मठ माना जाता था, जहां से बहुत सारी निगेटिव बातें भारत के बारे में की जाती थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, वो भी इसी तरह का एक एपिक सेंटर रहा था। ये तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो SSP साहब थे, जिन्होंने पहली बार उस पोस्टर को नौगांव में आइडेंटिफाई किया, जिसकी वजह से सारा भंडाफोड़ हुआ, नहीं तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती। एक डॉक्टर जिसके कान सिर के ऊपर स्टेथोस्कोप लगा हुआ है, कार के ऊपर डॉक्टर का स्टिकर लगा हुआ है, कोई पुलिस वाला कितना भी इंटेलिजेंट हो कभी शक नहीं कर सकता कि डॉक्टर भी इस रूप में ये काम कर सकते हैं। इसलिए केवल पुलिस की कमी निकाल लेना, ये कमी निकालने का समय नहीं, बल्कि पुलिस ने जो जॉइंट ऑपरेशन करने के बाद में इतना बड़ा जखीरा पकड़ा, हिंदुस्तान को दहलने से बचा दिया। पूरे हिंदुस्तान में कितने सैकड़ों लोग मरते, इसका मैं और आप अंदाज नहीं लगा सकता। जिस तरह से दिल्ली के अंदर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, मजेदार बात सर, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, जो तस्वीर चल रही है इस पर फोकस करूंगा। यहाँ पर मैं चाहूंगा अपने PCR से तस्वीर जरा सा दिखाएं 1 मिनट, वो तस्वीर जहां पर प्रदूषण का सर्टिफिकेट बनवा रहा था ये शख्स, ये तस्वीर नहीं जो अभी चल रही थी तस्वीर, उसी पर फोकस करते हैं जरा। ये तस्वीर जो अब इस वक्त है, ये दरअसल, क्योंकि ये जगह मैं पहचान गया, दरअसल यहीं से मैंने भी अपने पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट बनवाए हैं। ये नायरा का पेट्रोल पंप है जो कि सेक्टर 37 फरीदाबाद बाईपास, क्योंकि इसके ठीक बगल से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे निकल रहा है, और यही पूरी जगह, ये वही जगह है उसी पेट्रोल पंप से। यानी ये लोग कितनी आसानी से, 3 लोग हैं, एक गाड़ी ड्राइव कर रहा है और 2 यहां पर आए। ये 29 अक्टूबर की तस्वीरें हैं। तो मैं वेद प्रकाश जी इस तस्वीर को भी आपके सामने डालता हूं कि ये लोग बहुत एट ईज हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये जहां आप पर इसको है दूसरी इस जगह पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ एक गोल चक्कर बनाया भी, और ये लोग कितना एटीज हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, गाड़ी रॉन्ग साइड मोड़ रहे हैं यहाँ पर, जबकि लिखा हुआ है कि रॉन्ग साइड नहीं जाना, लेकिन बहुत एटीज हैं यहाँ पर। वेद प्रकाश जी, देखिए, ये जो गाड़ी है, जिस तरह से इन्होंने तैयारी की है कि किसी भी तरह से वो पुलिस के कब्जे में ना आए, वो अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेके तमाम तरह की तैयारी के साथ चल रहे थे, कोई भी चीज छूट ना जाए, वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे अपनी तरफ से। अब जहां तक व्हीकल चेकिंग की बात आती है, दिल्ली शहर के अंदर जो रजिस्टर्ड व्हीकल की बात कर रहा हूं, जो लाखों की तादाद में रोज हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगह से आते हैं, उनको आप भूल जाइए। 30 लाख व्हीकल एक्स्ट्रा हैं जो 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई से 30 लाख व्हीकल दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड हैं। जो आते वो तो छोड़ दीजिए, पुलिस चेकिंग कर सकती है। इवन आर्मी और सीआरपी, तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा दिया जाए जो भी कार चेकिंग के ऊपर, हो ही नहीं सकती। दिल्ली जाम हो जाएगी, महीनों में लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएंगे। तो ये केवल इंटेलिजेंस का एक सब्जेक्ट हो सकता है, इसमें पुलिस की कमी ढूंढना। कितना मैं वक्त चलता हूं, लगता है वेद प्रकाश जी, अब उसी पर लौट के आता हूं, कितना वक्त लगता है एक जगह को टेरर सेंटर बनाने के लिए, जो इतना बड़ा टेरर सेंटर, मतलब मेरी जानकारी में दिल्ली और आसपास 3000 किलो डंप किया हुआ अमोनियम नाइट्रेट मैंने नहीं सुना, अगर वो खेती का काम नहीं करता है तो। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वेद वाला भूषण जी, क्षमा तथ्य चाहता है। हूं। हाँ, मैं फिर भी आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए बताऊं, चूंकि मैं किसान परिवार से आता हूं, इसको गांव के अंदर एनपीके बोल देते हैं, जिसको आप अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं। ये मैंने बोरों में खरीदा है, ट्रैक्टर भर भर के लाया हूं। ये इतना इजीली अवेलेबल मार्केट के अंदर होता था, अब की स्थिति थोड़ा चेंज हो चुकी है, इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता अमोनियम नाइट्रेट। परंतु एनपीके आप किसी गांव के अनपढ़ आदमी से पूछोगे तो बता देगा जी हाँ, खेत में जब पैदा करनी होती है, गेहूं बोना होता है, तो ये छिड़का जाता है उसकी फसल को बढ़ाने के लिए। तो ये तमाम जो जखीरा इकट्ठा किया गया, 2-2 स्टेन गन AK-47 खरीदी गई, तो ये तैयारी पहले की बहुत पुरानी तैयारी थी। क्योंकि लगभग ये अंदाज लगा रहा है डॉक्टर शाहीन, जो इसी कॉलेज के अंदर पढ़ाती थी और रहती भी यहीं थी, और उन्होंने तमाम 2 साल से इस तरह की तैयारियां कर रखी थी। बल्कि तमाम जो सूटकेस के अंदर पाया गया अमोनियम नाइट्रेट, नॉर्मली बोरी के अंदर मैं लाया करता था, परंतु ये इन्होंने सूटकेस में पैक कर रखे थे, जिससे इनको मूव करने में कहीं परेशानी ना आए, कार में रख के जगह जगह पर ये अपना विस्फोट का अंजाम दे सकें। अब आते हैं कि ये इस जगह पे क्या हम लोग चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मेवात और दौज एरिया ये है जहां पर पुलिस वाले भी, और खासतौर से दिल्ली पुलिस वाले भी, हाथ डालते हुए डरते हैं। मेवात के अंदर जब पुलिस को अरेस्ट करनी होती है तो 1-2 पुलिस वाले नहीं, बस भर के पुलिस वाले भेजने होते हैं। आज की स्थिति बता रहा हूं, पुरानी स्थिति नहीं, आज भी यही स्थिति है। तो इस इलाके जो फराह यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर आम जो आसपास के गांव के जो लोग थे, उनकी एंट्री लगभग जीरो थी, नहीं थी। उनको यही नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है। मैं आता हूं मुस्लिम सर, अपने सवाल के साथ रुक करता हूं, क्योंकि आप लोग मेरे पास जुड़े हुए हैं और तीनों आप हमारे सम्मानित गेस्ट इतना बड़ा अनुभव अपने साथ रखे हुए हैं, जो अनुभव वाकई समय के साथ कभी कभी मुझे चिढ़ भी होती है, जलन भी होती है, अंतहीन डिस्कशन पे जाने का बहुत मन करता है। मेजर जनरल सुधाकर जी, मैं 2 चीजें, जैसे आपने शुरुआत की थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जो कमांडर ऑफ ऑल सर्विसेज अब बना दिए गए हैं, 27th अमेंडमेंट 243rd आर्टिकल, क्या क्या नहीं वहां पर किया गया है, जो भी उसमें चेंजेस हुए वो तो ताकतवर हो गए। ये एक सिग्नल, एक बात, क्या ये सिग्नल है उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनको फिर से रिस्ट्रक्चर करने के लिए पाकिस्तान आर्मी पैसा दे रही है? और दूसरी बात, जिस तरीके से अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने चुप्पी साधी है, और आज एक बड़ी बात हुई है कि एक जगह जगह इंटरनेशनल मैगजीन में लिखा जा रहा है कि आफ्टर 9/11 अगर प्लेन से कोई टेररिस्ट अमेरिका में आया है तो वो आज के दिन आया है, दूसरी बार आया है। अहमद अल शरा की बात कर रहा हूं, जो आईसिस को सपोर्ट करता था, जो बिहेडिंग को सपोर्ट करता था, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप उसके कॉलर पर, उसके कफलिंग्स पर थोड़ा सेंट छिड़क रहे थे। क्या ये जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बन रही हैं, ये इन टेरर आउटफिट्स को ताकत दे रही हैं कि वो इस तरीके से अपने काम, प्लानिंग को अंजाम दें और यहां पर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें? मेजर जनरल सुधाकर जी। बिल्कुल, मुझे पता नहीं राजीव आपके पास कितना टाइम है, लेकिन शॉर्ट रिफ्लेक्शन, 2 सवाल आपने उठाया है। सबसे पहले सवाल है फील्ड मार्शल असीम मुनीर अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं, उसका कारण और किस लिए। मैं उसका आंसर देने के लिए 3-4 पहलुओं को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। सबसे पहला चीज है
पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आज के दिन में जो है वो 1973 में बना था, और 1973 के बाद कोई सारे अमेंडमेंट हो रखे हैं, और पाकिस्तान की रीति रिवाज और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के मुताबिक उनका एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी 1953-54 कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जिसके आधार पर जब जब जरूरत पड़ा है, बिना कोई एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन, आर्मी हमेशा सिविल वातावरण के अंदर घुसपैठ करके दखल अंदाज करने की कोशिश की, जिसको हम बोलते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ करेक्ट एक्सप्रेशन में, मेरा हिंदी कमजोर है इसलिए कहना चाहता हूं, मिलिट्री कू, उसको मिलिट्री कू कहते थे। लेकिन 2011 और 12 के बीच में एक कैविएट उसमें इंजेक्शन किया गया है, यूएसए के प्रेशर और वेस्टर्न अलायंसेस की प्रेशर की, मिलिट्री कू अगर आप करते रहेंगे तो आपको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी से कोई लोन नहीं मिलेगा। तो तब से वो ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान कैसा ऐसा रास्ता अपनाए जिससे हम मिलिट्री कू ना करें, लेकिन एक फौज को जो डेमीगॉड उसका सुप्रीम पोजीशन है उसको बरकरार रखे। इन बिटवीन सबको पता होगा 9 मई 2023 को पाकिस्तान का कोर कमांडर, जो पेशावर के कोर कमांडर थे, उनके मकान कंप्लीटली जला दिया गया था। ये ऐसा देश है जहां पे आर्मी को पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। आर्मी के खिलाफ इस किस्म की एक क्या बोलते हैं, जो गुस्सा अंदर से आता है, ये कभी विश्वास नहीं हो पाएगा आम आदमी को। तो उससे जाहिर होता कि आर्मी का जो छवि था पहले, वो छवि में काफी बदलाव हो गया था, और देखते देखते परिस्थिति हाथ के बाहर होने लगा, और मुनीर साहब के पास कोई उपाय नहीं है। आज के दिन में उनके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट जेल के अंदर है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट के पास मैंडेट नहीं है। तो ऐसा हालत में कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिटिकलिटी, इकोनॉमिक क्रिटिकलिटी, लोन उनका चुकाने के लिए जो इंटरेस्ट सर्विसिंग है 23 बिलियन चाहिए इस महीने के आखिरी तक, नहीं है, कहां से लाएंगे इंटरेस्ट सर्विसिंग के लिए। जो ओवरऑल एक्सटर्नल और इंटरनल डेट करीब करीब $262 बिलियन है, और इंटरनल डेट जो है सबसे ज्यादा है, एक्सटर्नल 87, पुट टुगेदर 30% चाइना को देना है, वापस दे नहीं पा रहे हैं, लोन रोल ओवर हो रहा है। और आप देखिए उनका चुनौती क्या, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आपका सिंधुस्तान में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान के तालिबान, तहरीक तालिबान, अब नेम अ थिंग इट इज देयर। तो आज के दिन में कोई अगर आदमी है पाकिस्तान के अंदर जो बाय वर्च्यू ऑफ हिज पास्ट कंपैरेटिव रिलेटिव क्रेडिबिलिटी एंड स्टैंडिंग जो पाकिस्तान को बचा सकता है फ्रॉम बाल्कनाइजेशन, इट इज मुनीर। ये मेरा विचार है, हो सकता है मैं कहीं गलत कह रहा हूं। तो इसी चीज को उसको थोड़ा सुदृढ़ करने के लिए, मजबूती देने के लिए उन्होंने अमेंडमेंट 27 को ये रिसोर्ट किया है, आर्टिकल 243। इसी के अंदर वो अपने आप को ऐसा पोजीशन में बिठाए हैं, अभी सिविल गवर्नमेंट पहले जो चेक्स एंड बैलेंसेस करती थी, अभी उनको करने की कोई जरूरत नहीं। He can't be prosecuted. He cannot be. Exactly. He cannot be Legal prosecuted, immunity. whereas ये भारत में प्रेसिडेंट के मामले में हो सकता है। क्या ये चीजें हैं जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी और स्ट्रांग हो रही हैं, और ऑप सिंदूर का वो गुस्सा भी है क्या जल्दी से मेजर जनरल सुधाकर? अब बिल्कुल यही गुस्सा को वो दिखा। देखिए पाकिस्तान अभी तक जितने भी लड़ाई हुई है हिंदुस्तान के खिलाफ, उनकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का केंद्र बिंदु है, वो किसी में हारे नहीं है। हर लड़ाई हिंदुस्तान के खिलाफ वो जीते हैं, हकीकत हमें मालूम है। लेकिन हर लड़ाई के बाद वो कोई ना कोई एक कदम उठाए हैं जिससे हिंदुस्तान को काफी परेशानी हुई है, और हमें उसकी काउंटर मेजर लेने की जरूरत पड़ा है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस तरह हमने स्ट्राइक किए हैं, प्यूनिटिव प्रिसाइज स्ट्राइक जो हुआ है, उनको खुद को ही अंदाज नहीं हुआ कैसे। हाउ डिड इंडिया मैनेज टू हैव सच अ फॉर्मिडेबल एयर डिफेंस, सच प्रिसिशन स्टैंड ऑफ अटैक कैपेबिलिटी, और जिससे पूरा 100 और 1000 फीट के बीच में से छोटा सा गैप होता है एयर डिफेंस में, इस गैप के बीच में से जो लॉइटर एमुनेशन हो, मिसाइल हो, पेनिट्रेट करके पूरा 1 फुट बाय 1 फुट नहीं तो 3 फीट बाय 3 फीट का जो टारगेट को एंगेज किया गया है, डिस्ट्रॉय हुआ है। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है, सब हिल गया है। पाकिस्तान तो वो तो बिलीव नहीं कर पा रहा। तो ऐसा ये चीजें हैं जिसको शायद कैश करने की कोशिश मुनीर कर रहे हैं, और मुनीर जब ये कैश करेंगे तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स में पाकिस्तान में हीरो बनना उनका तय है। लेकिन रणबीर सर, क्या अल फलाह मैं कह सकता हूं, मेरा सवाल विद राइडर्स है, क्वेश्चन के साथ,
क्या अल फलाह ने जितने सारे सबूत सामने रखे हैं, जितने भी नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो हापुड़ में डॉक्टर यूसुफ, चाहे वो डॉक्टर परवेज अंसारी लखनऊ में, चाहे डॉक्टर कानपुर से शाहीन, डॉक्टर साहिद शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमरी, जितने भी नाम सामने आ रहे हैं ये सब अल फलाह से जुड़े हुए हैं। क्या अल फलाह एक टेरर का सेंटर बन चुकी है, आतंक का अड्डा जो कहा जाता है? क्या मैं ये कह सकता हूं? हाँ राजीव जी, जो अब तक के सबूत पुलिस के पास जुटे हैं उनसे हम ये कह सकते हैं कि ये आतंकियों का एक अड्डा तो बन ही चुका है। अब सवाल हमारे पास पुलिस का है कि पुलिस को अब किस तरीके से इसे डिटेक्ट करें। अभी हर हालत से इसकी पूरी सर्च करी जाए और एक एक तफ्तीश का जो मेन पहलू है उसे समाज के सामने, पब्लिक के सामने लाया जाए और आगे से इस प्रकार का सिस्टम बनाया जाए जिससे कि दोबारा ये इतनी हिमाकत ना करी जाए। अब यूनिवर्सिटी का जो कैंपस एरिया है, इस कैंपस एरिया की जो टॉपोग्राफी मैं बता रहा था, आपने बीच में रोक दिया, चले एनीहाउ, तो उस टॉपोग्राफी के सिस्टम में सारा का सारा जो एरिया है वो इस प्रकार से बना हुआ है कि भी वहां पे पुलिस बहुत कम आना जाना रहता है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन डॉक्टर को ट्रेन करने के लिए है। उन डॉक्टर्स को उसके ऊपर पुलिस वाला बहुत कम शक करता है, आम आदमी भी शक बहुत कम कर पाता है। लेकिन हमारी जो बात वो है वो मेन ये रहेगी, जब आदिल की गिरफ्तारी के साथ और साथ में जब हमने वो रखा कि भी यहाँ पे मुमजिन जो है ना वो पकड़ा गया है, तो उसके साथ ही फौरी पुलिस जो है ना वहां पे और अलर्ट होकर के काम कर लेते और इस यूनिवर्सिटी का पूरी छानबीन करते तो बहुत सारे सबूत पहले भी मिल सकते थे। अभी भी उनके पास बहुत टाइम है और ये चैलेंज है उनके लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इसकी छानबीन करें और यहाँ पे जितने भी कश्मीरी आए हैं और जो बाहर की एंट्रीज हैं उनको खंगालना बहुत जरूरी है। उनके कहाँ कहाँ कनेक्शन हैं और किस किस तरीके के कनेक्शन हैं, यहाँ के लोकल कनेक्शन कितने हैं और बाहर के कनेक्शन कितने हैं। क्योंकि आमतौर पे जो गांव है वहां पे मैंने बताया ना कि मोहम्मडन एरिया है सारा का सारा, और इन डॉक्टर्स को हर आदमी किराए पे मकान दे देते हैं और उनकी सर्च भी बहुत कम हो पाती है। इसी वजह से उनको ये जगह मिल गई और मिलने की वजह से अपना वो सामान रखने में कामयाब हो गए। अब तीसरी बात जो यूनिवर्सिटी की आप पूछ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अब ये चारों पांचों जो सबूत अभी एनआईए के तफ्तीश में और लोकल तफ्तीश में आ रहे हैं वो ये सबूत करते हैं कि यूनिवर्सिटी के ऊपर अब हमें बहुत ज्यादा शिकंजा कसना पड़ेगा और वहां जो भी फैकल्टीज हैं, चाहे वो पढ़ाने वाली हैं या पढ़ने वाली हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी जेएंडके के थ्रू मदद लेकर के, और साथ में जो है ना लोकल लोगों की मदद लेके और इनकी एक्टिविटीज के लेकर। उमर के बारे में देखिए, वो डिसमिस शुदा था डॉक्टर, वहां लद्दाख से डिसमिस होकर के आया था और फिर इन्होंने उसको रखा बगैर उसकी वेरिफिकेशन की कौन है कहां से। तो ये वेरिफिकेशन अब जब आगे आएंगी तो इस प्रकार यूनिवर्सिटी में ये सारे सबूत इस बात को प्रूव करेंगे कि यूनिवर्सिटी को या तो ये बंद कर दें और अगर ये बंद नहीं कर रहे तो उसकी वेरिफिकेशन। रणवीर सर, आपने जो बातें कही हैं, मतलब मैं पूरा आदर रखता हूं सभी पुलिस फोर्स के लिए, बहुत आदर रखता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों वेद प्रकाश जी जो बात कह रहे थे और जो इशारे मेजर जनरल सुधाकर जी दे रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में उस अधिकारी ने उस छोटी सी चीज के ऊपर गौर नहीं किया होता तो आज हम माफी के साथ एक नहीं शायद दिल्ली एनसीआर में सीरियल ब्लास्ट देख रहे होते। वेद प्रकाश जी, मैं गलत कह रहा हूं क्या? देखिए, ये 1 नवंबर को पहली गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद आदिल की गिरफ्तारी 6 नवंबर को हुई। पुलिस लगातार दबिश कर रही थी, रेड कर रही थी, बेस्ट एफर्ट्स कर रही थी किसी भी तरह से इसको एक्सपोज किया जाए। ये जो प्राइमरी तौर पर लग रहा है कि ये पैनिक के अंदर किया गया एक एक्सप्लोजन था, फिदायीन अटैक था जो उसने लाल किले के सामने कर दिया। और पुलिस की और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की तारीफ की जानी चाहिए ऐसे वक्त पर, उनका मनोबल ना टूटे बल्कि मनोबल को और बढ़ाया जाए। उसमें कमी तो निकालने के लिए बहुत सारे ग्रुप बैठे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी कह रही हैं कि आप
टीवी खोल के देखिए जी, बड़े मासूम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया जा रहा है, मुस्लिमों को हैरेसमेंट किया जा रहा है। यदि हम और आप भी इस तरह की बात करेंगे तो शायद उनकी हिम्मत और बढ़ेगी Right. और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। ये तो बहुत वक्त रहते पुलिस ने तमाम चीजें की, ठीक है, शाम होते होते उसको कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय सुसाइड करने के। ठीक है, कैजुअलिटी हुई, हमारे साथ उनकी सद्भावना है, उसमें 10 लोगों की कैजुअलिटी डेथ हुई है, जिसमें 4 मुस्लिम भी हैं, 6 हिंदू हैं। हिंदू मुस्लिम पर ना जाते हुए, परंतु ये जरूर है कि जो यदि चुस्ती ना होती तो ये इतना बड़ा हादसा होता कि शायद नहीं, 100 साल तक मैं विद हम ड्यू लोग बोल रिस्पेक्ट सकते वेद थे। प्रकाश जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं उस पुलिस ऑफिसर का सम्मान कर रहा हूं जिसने उस छोटी सी पोस्टर की फोटो पर इतने बड़े चीज को अनर्थ कर दिया। मैं यहां ये इशारा सहारनपुर भी से दे अरेस्ट रहा करे, हूं कि सहारनपुर जाके 70 अरेस्ट एकड़ करके लाए उसको। के एक किराए के मकान में 3000 किलो एनपीके क्यों रखा जा रहा है, जबकि वो डॉक्टर है, वो कोई किसान भी नहीं है। ये दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर रहे हैं, उनका नाम रहा है, अभी वो है रॉबिन हिबू। एक बार मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझसे कहा ऐसे ही मजाक में कि कहीं भी कोई सबसे ज्यादा ताकतवर है और अगर वो गुंडा भी कहे तो उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर मेरा बीट कांस्टेबल है, क्योंकि अगर वो कमजोर हो गया तो गुंडा ताकतवर हो जाएगा। ये इशारा वो दे रहे थे कि ताकत बीट में छुपी हुई है जो कहीं बहुत इस सब की जड़ में है। मेजर जनरल सुधाकर जी, ठीक कह रहे थे राजीव जी, मैं 2 मिनट लूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे थे रोबिन हिबू सर, पर उसमें मैं ये जोड़ना चाहता हूं राजीव जी, मेरे पास समय एकदम कम है, मेरे पास समय एकदम कम है, 10 सेकंड है मेजर जनरल सुधाकर जी। मैं ये मौका लेते हुए तमाम हमारे जो इंटेलिजेंस विंग है उनको बधाई देना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं है जो वेदभूषण साहब कह रहे हैं, जो आईजी साहब भी कह रहे हैं। जी। ये एक्चुअली काफी खतरनाक, एक भयानक मल्टी सीरियल एक ब्लास्ट होने जा रहा था। मेरे पास जो रिकॉर्ड है, मैं एक ओपन सोर्स से रिसर्च करते रहता जी। हूँ। 18 स्टेटों में ये हमला करने जा रहे थे, 18 स्टेट्स। मेरे पास सबूत नहीं है, 18 स्टेट्स का रिकॉर्ड मैं उसको 18 स्टेट्स में ऐसा टारगेट उन्होंने चुना था, इंक्लूडिंग अ पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब हर कहीं का एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एक केओस में जाने वाली थी जो नहीं हो पाया। सैल्यूट करते हुए पुलिस फोर्सेस को भी उम्मीद यह है कि हम इतने सालों से दिल्ली को सुरक्षित रख पाए, हम आगे भी रखेंगे। बहुत धन्यवाद मेजर जनरल सुधाकर जी, रणबीर सर और वेद सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री